दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ तथा बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक व्यक्तिवाद यानी इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म के समर्थक विचारक थे। ऑप्शन है एडम स्मिथ और रिकार्डो, ग्रीन तथा लास्की, बेंथम तथा मिल या फिर प्लेटो और अरस्तु। तो सही उत्तर आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक में बेंथम और मिल हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद की राय में हर मनुष्य अपना स्वार्थ देखता है, अपने हितों को अच्छी तरह जानता है। इसलिए यदि हर मनुष्य को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो अपने अवसरों को अच्छी तरह उपयोग करेगा, प्रत्यक्ष रूप से अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए परोक्ष रूप से समाज का भी हित करेगा। और यदि पूंजीपति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो अपने चारों ओर इस बात की खोज करेगा कि वो अपनी पूंजी कहाँ लगाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ यानी फ़ायदा हो। तो याद रखिएगा, बेंथम और मिल आर्थिक व्यक्तिवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख लक्ष्य था किसका? तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ये उपयोगितावादियों का लक्ष्य था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ये आसान सा प्रश्न था। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ये उपयोगितावाद का लक्ष्य था। बेंथम प्रमुख उपयोगितावादी विचारक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि उनमें से कौन सी घटना असमानता के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। ऑप्शन देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो सही उत्तर फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति दोस्तों ये असमानता यानी इनइक्वालिटी के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कथन है कि पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए मिथ। ये कथन किसका है? देखिए, पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज ए मिथ, ये कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, जी.डी.एच. कोल, मिल या लास्की। तो ये कथन जी.डी.एच. कोल का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी बातें समानता के अंतर्गत नहीं आती हैं, आपको बताना है। देखिए, विशिष्ट सुविधाओं की अनुपस्थिति, विशेष सुविधाओं की उपस्थिति, सभी के लिए पूर्ण अवसर या जीवन को अर्थपूर्ण बनाने वाली चीज़ों पर सभी की पहुंच। तो इसमें कौन सी बात समानता के अंतर्गत नहीं आती है? तो सही उत्तर विशिष्ट सुविधाओं की उपस्थिति ये समानता के अंतर्गत नहीं आती है। आप जान लीजिए कि सभी को समान सुविधाएं मिले और किसी को विशेष सुविधाएं न मिले, यानी विशिष्ट सुविधाओं की जो उपस्थिति है वो समानता के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यानी 3 कथन गलत हैं, एक कथन आपका सत्य है। तो देखिए, समानता का अर्थ समान व्यवहार और समान परितोष है। समानता का अर्थ आय में बराबरी है। प्रकृति ने सभी को समान बनाया है और सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर। तो कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। समाज में फैली हुई विषमता मानव जीवन के विकास में बाधक थी। अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग सभी सुविधाओं का उपभोग करता था, लेकिन समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन फ्रांस की राज्य क्रांति के समय हुआ। समानता का अर्थ ये है कि समाज में कोई विशेष हित न हो। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और शक्ति के पूर्ण उपयोग का समान अवसर प्राप्त हो। यानी समानता का अर्थ है समान व्यवहार और समान परितोष। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, समानता के सकारात्मक पक्ष का अर्थ क्या है?
आपको बताना है समानता के सकारात्मक पक्ष का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, समानता का सकारात्मक पक्ष जो ये है, ये मानता है कि समाज में सभी व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर होने चाहिए। देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख सकते हैं आप, उन विशिष्ट सुविधाओं का अंत जो जन्म जाति के आधार पर समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त होती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति, संपत्ति या जाति के आधार पर कुछ विशिष्ट वर्गों को सुविधा, और समाज में किसी को कुछ संविधान देना या कुछ जो है विशेष सुविधाएं देना। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि उन विशिष्ट सुविधाओं का अंत या न होना जो जन्म जाति के आधार पर समाज में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों और वर्गों को प्राप्त होती हैं। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के पास जन्म जाति के आधार पर जो है विशेष सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। ये नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विचारकों ने समानता को मिथ्या बताया है। समानता को मिथ्या बताने वाले विचारक कौन से हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ने समानता को मिथ्या बताया है। एक और प्रश्न है, यूनानी राजनीतिक दर्शन से ही संबंधित है कि किस देश ने दासों और स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा। यूनान, अफ्रीका, यूरोप या ब्रिटेन। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस यानी यूनान ने दासों और स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा था। अगला प्रश्न है, इस्लाम ने दास प्रथा को बताया है उचित, अनुचित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए, इस्लाम ने दास प्रथा को उचित बताया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राकृतिक समानता का आशय क्या है, आपको बताना है प्राकृतिक समानता। तो याद रखिएगा, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। प्राकृतिक समानता का ये अर्थ होता है। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, भले ही रंग, आकृति और बुद्धि में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो, कानून की नज़र में समान है और समाज में फैली असमानताएं मानव रचित हैं। प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पूर्ण समानता असंभव है। पूर्ण समानता केवल लोकतंत्र में संभव है। पूर्ण समानता प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है या पूर्ण समानता विकसित राज्यों में संभव है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर है पूर्ण समानता असंभव है। पूर्ण समानता क्या है दोस्तों, समानता का जो कभी कभी गलत अर्थ लगाया जाता है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, प्रकृति ने उन्हें समान रखने के लिए पैदा किया है, यानी सब मनुष्य समान हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। ये समानता का काल्पनिक रूप है। संपूर्ण समानता एक कोरी कल्पना है और अगर देखा जाए तो समानता जो है स्वयं प्रकृति ने मनुष्यों में असमानता ला दी है। इसी कारण ये कहा जाता है कि पूर्ण समानता असंभव है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समानता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इकोनॉमिक इक्वालिटी। ऑप्शन है, समाज में सभी को बराबर संपत्ति, आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर, सभी की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आर्थिक समानता का अर्थ ये है कि आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम अंतर, यानी व्यक्ति और वर्गों के बीच आर्थिक असमानता या बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये आर्थिक समानता का अर्थ है कि आर्थिक दृष्टि से व्यक्तियों में, वर्गों में न्यूनतम अंतर हो। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो रूप हैं, ये कथन किसका है। ऑप्शन है हेरिंगटन, प्लेटो, गाडविन या फिर वाकर। तो सही उत्तर ये कथन गाडविन का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। गाडविन के शब्दों में स्वतंत्रता और समानता एक ही कथन के दो रूप हैं। स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता है। समानता स्वतंत्रता का आधार है और समानता में ही प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता का सही उपभोग कर सकता है।
और अगर व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर न मिले तो स्वतंत्रता कायम नहीं रह सकती है। अगला प्रश्न है जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ। जीवन के अधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। किसी का जीवन समाप्त कर देना, आत्महत्या कर लेना, एक सुरक्षित तथा संरक्षित जीवन व्यतीत करना या फिर किसी का खून कर देना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, एक सुरक्षित तथा संरक्षित जीवन व्यतीत करना, ये जीवन के अधिकार का अर्थ है। अगला प्रश्न है वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार कैसा है? सीमित अधिकार, निरंकुश अधिकार, आर्थिक अधिकार या नैतिक अधिकार? तो याद रखिएगा वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित अधिकार है, ये असीमित होने पर स्वच्छंद हो जाएगा। सीमित स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का इस प्रकार से उपभोग करें कि ये दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न होने पाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है वैधानिक अधिकार विश्वास करता है किसमें? वैधानिक अधिकार जो है ये विश्वास करता है किसमें, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वैधानिक अधिकार का सिद्धांत ये विश्वास करता है कि राज्य अधिकारों का निर्माण करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? केवल नागरिक, केवल विदेशी, नागरिक और विदेशी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि नाम से उल्लेख है सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार, इसका उपभोग केवल नागरिक करते हैं और नागरिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो देश के संविधान में किया जाता है। अगला प्रश्न है समाज कल्याण सिद्धांत यानी सोशल वेलफेयर थियरी किसको महत्व देता है? केवल व्यक्ति के कल्याण को, केवल सामाजिक कल्याण को, दोनों में से किसी को नहीं, या व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों को? तो सही उत्तर समाज कल्याण सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण दोनों को महत्व देता है। आप जान लीजिए कि सामाजिक कल्याण सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण की अनिवार्य शर्तें हैं। अधिकार का निर्माण समाज करता है। जॉन रोस्को पाउंड और प्रोफेसर चैफी जैसे इस सिद्धांत के समर्थकों ने कहा है कि जो कानून है, रीति रिवाज है, प्राकृतिक अधिकार है, इनका लक्ष्य समाज का हित होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किन अधिकारों को 1948 में राष्ट्रसंघ की साधारण सभा ने अनुमोदित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या फिर किसी को नहीं। तो सही उत्तर मानव अधिकार, ऑप्शन ए। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के लोग ये विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। मानव की गरिमा और स्त्री पुरुष के समान अधिकार। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया, अनुमोदित किया है और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कथन है कि संविधान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए बनाया जाता है। ये कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, बोधा या फिर हाब्स का? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये कथन अरस्तु का है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। संविधान के अंतर्गत कौन एक बात नहीं आती है? राज्य के शासन का स्वरूप और संगठन आता है। सरकार के विभिन्न अंगों का संगठन ये भी आता है। सरकार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध ये भी संविधान के अंतर्गत शामिल है। उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन ये आपका संविधान के अंतर्गत शामिल नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा संविधान के अंतर्गत राज्य और शासन के स्वरूप और संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों का संगठन, सरकार के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध और राज्य और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का वर्णन है। उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, विकसित और निर्मित। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्पत्ति और निर्माण के आधार पर संविधान विकसित और निर्मित 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो ऐसा संविधान होता है जो देश की प्रथाओं, सामान्य नियमों और वहाँ पर चले जा रहे अभिसमयों से विकसित होता है, और ये किसी एक संविधान सभा या लोगों के समूह द्वारा बनाया नहीं जाता। और दूसरा निर्मित संविधान है, जिसको एक संविधान सभा द्वारा या विधि विशेषज्ञों द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान अनम्य या कठोर होता है, लचीला होता है, दोनों होता है या दोनों में से कोई नहीं होता है? तो सही उत्तर लिखित संविधान कठोर और लचीला दोनों होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि लिखित संविधान कठोर होता है क्योंकि अलिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है। लिखित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि अमेरिका का लिखित संविधान है, ये इसमें संशोधन किया गया है, कर लिया जाता है, जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित होते हुए भी अधिक संशोधन नहीं हो पाया है। तो याद रखिएगा, लिखित संविधान लचीला और कठोर दोनों होता है। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, ब्रिटेन का संविधान और दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो सही उत्तर ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कठोर संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? अमेरिका, भारत, फ्रांस या ब्रिटेन का संविधान? तो सही उत्तर अमेरिका का संविधान दोस्तों, ये कठोर संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का उद्गम स्थल क्या है? आपको बताना है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, नगरपालिका या फिर राष्ट्रपति? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होता है उसका उद्गम स्थल व्यवस्थापिका है, यानी व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही जो मंत्रिपरिषद है या कार्यपालिका है उसका गठन होता है। तो याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है इसके उद्गम स्थल व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका का गठन होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप सभी ने पढ़ा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति किसी के प्रति भी, यानी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन देखते हैं, न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो सामान्य तौर पर जब हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो आप जान लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली में संसद में बहुमत प्राप्त नेता प्रधानमंत्री होता है, और आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री के लिए संसद या संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाता है, और आप जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के वरीय सदस्य या प्रधानमंत्री? तो सही उत्तर संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया होता है और मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व वही करता है। आप जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व या अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र दे देने पर क्या होता है? पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है, केवल प्रधानमंत्री अपदस्थ होता है, संसद विघटित हो जाती है या पुनः सामान्य निर्वाचन होता है? तो सही उत्तर है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर क्या होता है? मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है, केवल राष्ट्रपति अपदस्थ होता है, कांग्रेस विघटित हो जाती है या न्यायपालिका खत्म हो जाती है? तो सही उत्तर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होता है, उसके त्यागपत्र देने पर
केवल राष्ट्रपति अपदस्थ होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य करता है, शासन करता है, राज्य और शासन दोनों करता है, या फिर न राज्य करता है न शासन करता है? तो सही उत्तर, अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो राजा और शासक दोनों होता है। ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका सदस्यों की नियुक्ति करती है, कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और देश का शासन कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष यानी ये राज्य और शासन दोनों करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संसदीय व्यवस्था में जो राजा है वो शासन करता है, राज्य करता है, राज्य और शासन दोनों करता है, या फिर न राज्य करता है न शासन? तो सही उत्तर, संसदीय व्यवस्था में राजा जो है वो राज करता है। आप देख सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इंग्लैंड है। संसदीय व्यवस्था के रहते हुए वहाँ वंशानुगत राजा का पद बनाया गया है और राजकीय सम्मान से राजा लैस रहता है। राज्य कार्य का संपादन उसी के नाम पर होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति के नाम पर जो राज्य के कार्य हैं वो संपादित होते हैं, लेकिन राजा नाम मात्र का प्रधान होता है। शासन संचालन संसद द्वारा किया जाता है। राजा को भी संसद के नियमानुकूल रहना पड़ता है और थोड़े में संसदीय व्यवस्था में राजा राज्य करता है, शासन नहीं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक अध्ययन का कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जिसकी परिभाषा देना संभव नहीं है, उसे समझा जा सकता है क्योंकि? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्योंकि कभी तेजी से कभी धीरे धीरे राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक मूल्य बदलते रहते हैं, इसलिए इसकी परिभाषा देना संभव नहीं है। अगला प्रश्न आधुनिकीकरण से संबंधित है। पूछा गया है कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे रोका जा सकता है, अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, अवरुद्ध किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, या यथावत रखा जा सकता है। तो सही उत्तर, आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अवरुद्ध किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है। आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को निरंतरता, सर्वव्यापकता और समग्रतावादी प्रक्रिया से जोड़ने की प्रक्रिया का परिणाम राजनीतिक आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण के रूप में तुलनात्मक विश्लेषणों को संचालित करना माना जा सकता है। आधुनिकीकरण को थोड़े समय के लिए अवरुद्ध तो किया जा सकता है लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित होती है, समाज और आधुनिकता से युक्त होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है एसपी वर्मा की, वार्ड की, लर्नर की या क्लाउड वेल्चर की। तो ये परिभाषा आधुनिकीकरण की क्लाउड वेल्चर की है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्यीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन को एक समझने की परंपरा को कैसी परंपरा कहेंगे? सही परंपरा, अनुप्रयुक्त परंपरा, भ्रामक परंपरा या संकुचित परंपरा? तो सही उत्तर है भ्रामक परंपरा, ऑप्शन सी। दोस्तों, सभी विकासशील देशों में पश्चिम की हर बात नकल करके आधुनिक बनने की प्रवृत्ति व्याप्त होती है, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है। वेशभूषा ढंग पश्चिमी देशों की तरह अपनाना पाश्चात्यीकरण कहा जाएगा, इसे आधुनिकीकरण नहीं कहा जा सकता है। आधुनिकीकरण में क्या अच्छा है और क्या बुरा, कौन सा परिवर्तन आगे की ओर है, कौन पीछे की ओर, इस पर ध्यान दिया जाता है, जबकि पाश्चात्यीकरण में ये सब नहीं होते हैं। पाश्चात्यीकरण का संबंध केवल भौतिकता से होता है, लेकिन आधुनिकीकरण का संबंध मानव मूल्यों की समग्रता से होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके। ये कथन किसका है? ऑप्शन है क्लाउड वेल्च, लर्नर, वाल्ड या कोलमैन। तो सही उत्तर ये कथन कोलमैन का है। दोस्तों, याद रखिएगा, कोलमैन का कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सके।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण से युक्त व्यवस्था में लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? राष्ट्रवादी, संप्रदायवादी, जातिवादी या समन्वयवादी? तो याद रखिएगा, राजनीतिक आधुनिकीकरण से युक्त व्यवस्था में लोगों की प्रवृत्ति जो है ये राष्ट्रवादी होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को किसने आधुनिकीकरण कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को किसने आधुनिकीकरण कहा है? ऑप्शन है क्लाउड वेल्च, एसपी वर्मा, एडवर्ड सिल्स या फिर वार्ड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एडवर्ड सिल्स, ऑप्शन सी। दोस्तों, नए राष्ट्रों में जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, धर्म इत्यादि की विभिन्नता के बावजूद निरंतर परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सक्रिय है। संक्रमण की इस स्थिति में राज्यों को न तो परंपरागत न ही आधुनिक कहा जा सकता है। नवोदित राज्यों ने आधुनिकता का जो प्रतिमान बनाया है वह अपने भौगोलिक उद्गम और बिंदु पथ से किसी प्रकार पश्चिम से पृथकता है। और आप जान लीजिए कि समकालीन राज्यों की पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को एडवर्ड सिल्स ने आधुनिकीकरण की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए राजनीतिक विकास दृष्टिकोण के विकास का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? तो सही उत्तर है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए राजनीतिक विकास दृष्टिकोण का विकास जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राजनीतिक विकास के अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न परिवर्तनशील राजनीतिक मांगों और संगठनों को आत्मसात करने की योग्यता सन्निहित है। इसके अंतर्गत उन नवीन और परिवर्तनशील समस्याओं को सुलझाने का वह कौशल भी शामिल है जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था जन्म देती है या जिन्हें इसे बाह्य स्रोतों से आत्मसात करना पड़ता है। ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है फ्रेडरिक्स, A.N. आइजेंस्टेड, चेम्बर्स या डायमंड का? तो सही उत्तर ये कथन आइजेंस्टेड का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कूट के आधार पर कौन से कथन आपके सही हैं। आप देखिए, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में लिया जाता है। राजनीतिक विकास औद्योगिक विकास समाजों के लिए विशिष्ट राजनीतिक है। राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास का चिन्ह है। और राजनीतिक विकास में राजनीतिक स्रोतों को असमान रूप में बांटा जाता है। ये आपका सही नहीं है। तो कथन 1, 2 और 3 राजनीतिक विकास के संदर्भ में सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड और पावेल के मुताबिक राजनीतिक विकास के विश्लेषण में कितने कारकों पर विचार करना आवश्यक है? तो सही उत्तर 3 कारकों पर। दोस्तों, आप जान लीजिए, राजनीतिक विकास का जो आमंड और पावेल का मॉडल है, उनकी पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। ये 1965 की है। इसमें उन्होंने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण या कारक बताए हैं। कौन कौन से? संरचनात्मक विभेदीकरण या भूमिका विभेदीकरण, संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण या तर्कोन्मुखीकरण, और तीसरा राजनीतिक प्रणाली की कार्य क्षमता का विस्तार। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि राजनीतिक विकास के सिद्धांत को राजनीतिक ह्रास यानी पॉलिटिकल डीके या राजनीतिक क्षरण के साथ जोड़ना आवश्यक है? उदाहरण स्वरूप अस्थिरता, भ्रष्टाचार, हिंसा, सत्तावाद आदि। ऑप्शन है हंटिंगटन, आमंड, लुसियन पाई या W.N. चैम्बर्स। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हंटिंगटन। दोस्तों, हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास सिद्धांत को राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके के साथ जोड़ने की भी बात कही है और इन्होंने राजनीतिक ह्रास के सिद्धांत का प्रतिपादन राजनीतिक विकास के क्रम में दिया है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। डेविड ईस्टन का आप जानते हैं सिस्टम अप्रोच या व्यवस्था विश्लेषण, आमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, मार्क्स लेनिन का मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण और एडवर्ड सिल्स का राजनीतिक आधुनिकीकरण से जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांत है।
तो 3 1 2 4, यहाँ पर देखिए 3 1 2 4, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए किस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाने लगा है जो मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों को एकीकृत करता है, आपको बताना है। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण, राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण, मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण या फिर राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण। तो सही उत्तर राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, ऑप्शन डी। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक नया और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को एकीकृत करने का प्रयास है ताकि इन दोनों ही सामाजिक विज्ञानों में आधुनिक प्रगति को गतिशील राजनीतिक विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जा सके। तो याद रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों को एकीकृत किया जाता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण जो मनुष्य के आधारभूत मूल्यों और व्यवस्थित रूप में रखने का प्रयास करता है और इसमें विश्वास, मूल्य, अभिवृत्तियाँ शामिल होती हैं, वो राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। एक महत्वपूर्ण कथन है, राजनीतिक संस्कृति अनुभववादी विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वो व्यवस्था है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है लुशियन पाई, सिडनी बर्बा, आमंड और पावेल या मैक्स वेबर। तो सही उत्तर है राजनीतिक संस्कृति की ये परिभाषा सिडनी बर्बा की है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सिडनी बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक संस्कृति अनुभववादी विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वो व्यवस्था है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया संपन्न होती है। तो ये सिडनी बर्बा का कथन है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। इसमें हमने कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान और बिहार बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।